कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। ये इकोनॉमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाउंड है, बट कई बार हमने देखा है कि इकोनॉमीज में फ्री लंच को कन्वर्ट किया जा रहा है कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को जो बिलो इनकम ग्रुप में है उनको इम्प्रूव कराने के लिए। और ये हमने कई बार देखा है कि वर्क करता है, खासतौर पे भारत में। तो इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत जो ट्रेडिशनली अच्छा नहीं माना जाता था, अब वो क्या अच्छा माना जाए, ये एक नए तरह की इकोनॉमिक्स है। बात आज हम करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, डीबीटी की, जो बहुत कैश ट्रांसफर हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लार्जली इलेक्शन के आसपास ज्यादा सुनाई देता है, लेकिन इन जनरल वो काफी लंबे समय से चल रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, और ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्या ये बूस्टर है या एक तरीके की वीकनेस बन सकता है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ आज क्रिसिल की इकोनॉमिस्ट और सीनियर डायरेक्टर दीप्ति देशपांडे जी हैं। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट रखी है, उस रिपोर्ट में ये बात रखी गई। तो एक सरसरी तौर पे मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि वो रिपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रिपोर्ट ये कहती है, जिसका नाम क्विकनॉमिक्स रखा है इन्होंने, कि कैश इज अ काइंड और किंडल। तो ये इसके अंदर पूरे डिटेल में लिखा हुआ कि डायरेक्ट ट्रांसफर के क्या क्या फायदे हैं। और जो आपको डार्क ग्रे कलर का दिख रहा है, हिंदुस्तान के इतने राज्यों में कैश ट्रांसफर चल रहा है, एवरेज 1500 रुपए के आसपास, और किस तरीके से अपलिफ्टमेंट हो रहा है ये इस पूरी रिपोर्ट में दिखा गया है। लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट बहुत छोटे छोटे फॉन्ट साइज में है, इसलिए हम आपके लिए इसको लेके आते हैं सीधे अपनी पीपीटी में। इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, एग्जैक्टली वही रिपोर्ट है जो मैंने इसमें कॉपी पेस्ट कर दी है, जिससे बेटर रीडेबल हो जाए। तो दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एंड शो में। और जैसा कि हम लोग अक्सर बातचीत करते रहते हैं, और आपकी रिपोर्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो अगेन आपकी एक रिपोर्ट आई, और चूंकि इससे बहुत रिलेवेंट है कि अभी 5 राज्यों के इलेक्शन जस्ट खत्म हुए हैं, तो ये डीबीटी, कैश ट्रांसफर, फ्रीबी, जिस भी नाम से आप जानिए, बहुत चर्चा में है। तो एक क्विक स्नैपशॉट हमारे दर्शकों को दीजिए कि इस रिपोर्ट में आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते नीरज जी, थैंक यू मुझे आज फिर से बुलाने के लिए। आई थिंक इस रिपोर्ट का मोटिवेशन बेसिकली ये था कि हम जब भी ग्रोथ को देख रहे थे कि FY26 में या FY27 में क्या होंगे वो ड्राइवर्स जो ग्रोथ को पुश करेंगे आगे, या सपोर्ट या बफर करेंगे अगर कोई हिट्स आते हैं एक्सटर्नल साइड से। तो हमें 4-5 चीज़ें नज़र आई। एक तो इन्फ्लेशन लास्ट ईयर काफ़ी कम हो चुका था, और वहाँ से जो अभी ऊपर जाएगा एट द मोमेंट हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो बहुत हाई जाने वाला है। इंटरेस्ट रेट्स अभी लो ही हैं। फिर हमने देखा अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। एग्री इनकम्स भी अच्छे हैं क्योंकि 2 साल अच्छी बारिश हुई, अच्छी फसल हुई, और इस वजह से इनकम्स अच्छे हुए हैं वहाँ पे। बट फिस्कल सपोर्ट जो है अभी बहुत अलग तरीके से हमें नजर आया, और अलग अलग टाइप्स के फिस्कल सपोर्ट, चाहे वो सेंटर से आ रहे हो या स्टेट्स से आ रहे हो, जब आपको उन साथ में उनको देखते हो तो यू रियलाइज कि इनका जो कंजम्पशन सपोर्ट है वो काफी अच्छा होगा, इट मोर लाइक अ बफर। हम ये नहीं कहते कि वो बूस्ट करेगा कंजम्पशन को और उसको बहुत हाई रखेगा, बट अगर कर हाउस होल्ड इनकम को कोई शॉक्स आते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, हायर फ्यूल प्राइसेस की वजह से, एल नीनो जो अभी थोड़ा खतरा दिखा रहा है उसके वजह से, तो एक बफर जो है वो क्रिएट करता है मेनी ऑफ दीज फिस्कल मेजर्स। अब ये फिस्कल मेजर्स क्या हैं जो इकोनॉमी में अभी प्रेवलेंट है? नंबर एक ये है कि हमने कुछ सालों पहले देखा था कि जब भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, रोड्स बनाने में या हाईवेज बनाने में, इरिगेशन, शिपिंग, तो उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट काफ़ी होती है। एम्प्लॉयमेंट जिन लोगों की होती है वो ज़्यादातर कंज्यूम उसको ज़्यादा करते हैं, वो इनकम्स को। सो एक डायरेक्ट कंजम्पशन सपोर्ट वहाँ पे आ जाता है। नंबर सेकेंड जो है, लास्ट ईयर इनकम टैक्स में जो थोड़ा रिलीफ मिला, कंजम्पशन के लिए जीएसटी के कट्स हुए थे, ये सारे मेजर्स जो हैं एटलीस्ट कुछ और महीनों के लिए सपोर्ट करेंगे कंजम्पशन को। एक चीज जो हमने देखी कि वो अभी थोड़ी थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रही थी, वो थी ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। पहले हमने उनको इस एंगल से नहीं देखा कि वो कंजम्पशन सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 स्टेट्स थे जो 2019 में ये कैश ट्रांसफर्स दे रहे थे। बट अब जब हमने उनको टोटालिटी में देखा, ये अमाउंट ऑलमोस्ट 17 बन चुका था, एंड दिस वाज लार्ज। फिर हमने ये भी देखा कि अब अगर 16th फाइनेंस कमीशन
रिपोर्ट देखें, उसमें भी उन्होंने द नंबर दैट वाज कमिंग, जो कैश ट्रांसफर्स के थ्रू टोटल सारे स्टेट्स का जा रहा है, वो भी काफी बड़ा है. इट्स इनफैक्ट बिगर देन योर फूड सब्सिडी बिल, या फिर फार्मर्स को जो पीएम किसान के अंडर मिल रहा है, या फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल. तो फिर हम सोचने लगे कि हाँ, ये बड़ी चीज है. मे बी इट इज नॉट इनफ टू ड्राइव कंजम्पशन इन अ बिग वे, बट एटलीस्ट जब हम अभी सोच रहे हैं कि थोड़े हिट्स टू कंजम्पशन शायद आ जाए, एल नीनो के तरफ से हो या फ्यूल प्राइसेस के तरफ से हो या जो भी, तब दीज आर सम ऑफ द मेजर्स जो कंजम्पशन को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं. तब हमने देखा कि चलो लेट अस लुक एट द बॉटम 20%. क्यों हम देख रहे हैं बॉटम 20% कंजम्पशन सेगमेंट्स को? इज बिकॉज इनको जब भी थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है इन सेगमेंट्स को, दे टिपिकली टेंड टू स्पेंड इट. वो खर्च ज्यादा करेंगे, उनको सेव थोड़ा बहुत करेंगे, लोन्स रीपे भी करेंगे, बट शायद पहले साल में थोड़ा लोन रिपेमेंट हो, सेकेंड ईयर में थोड़ा सेविंग्स हो, थर्ड ईयर से कंजम्पशन पूरी तरह से इम्पैक्ट होने लगे. तो इसलिए हमने बिलो 20% सेगमेंट में देखा, और हमको ये रियलाइज हुआ कि अगर आप जो मीडियन है, सो जब भी स्टेट्स जो हैं महीने में शायद 1000 रुपीज दे रहे हैं, कुछ स्टेट्स 2500 तक दे रहे हैं, लेकिन आप अगर एक एवरेज या मीडियन भी ले ले तो 1500 तक आ जाता है. तो ये बॉटम 20% को आप अगर 1500 पर मंथ देते हैं, तो ये इनका रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट 70% कंजम्पशन को संभाल लेता है. अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट 50% कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन को संभाल लेता है. सो विच इज गुड. अगर आप सबसे लो ब्रैकेट को देखें, कंजम्पशन ब्रैकेट जो 5% का है, उनको इट विल गिव इट अ राइज, मतलब उनको 5% से लेके ऊपर 30-40% में ले जाता है. अब क्या होता है जब ये ट्रांजिशन हो जाता है कि 5% वाले शायद ज्यादा करके फूड या बेसिक एसेंशियल्स में खर्च ज्यादा करें, बट एज यू मूव अप द कंजम्पशन लैडर, आप थोड़ा नॉन फूड चीजों में, डिस्क्रिशनरी चीजों में, ट्रैवल या हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन चीजों में उसको ज्यादा खर्च करने लगते हैं. सो इट इज अ ग्रेजुअल मूव अप. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दैट इज द कोर ऑफ दिस रिपोर्ट जो हमने रिलीज किया है. बट इसकी लार्जर स्टोरी ऐसी है कि आपको अनकंडीशनल ट्रांसफर्स जो है, यू हैव टू सी इट फ्रॉम अ बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव. आप अगर एक प्रोफाइल बनाते हैं किसी का जिनको ये ट्रांसफर्स मिल रहे हैं, उनको ना सिर्फ ये अनकंडीशनल ट्रांसफर्स जो अभी हम बात कर रहे हैं वो मिल रहे हैं, बट इन एडिशन टू दैट सेंटर की तरफ से उन्हें फ्री फूड भी मिल रहा है. उनको अगर किसान है तो पीएम किसान के अंडर भी कुछ सपोर्ट मेजर्स मिल रहे हैं. और आप सब एक साथ इनको डालें. एविडेंस अभी बनेगा, एविडेंस अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ग्रेजुअली स्पेंडिंग शुरू होगी, और वी विल सी इट इन अ लॉट ऑफ नंबर्स. एट द मोमेंट कंजेक्चर हमें ये सजेस्ट करता है कि एक लो इनकम हाउस होल्ड के बेसिक एक्सपेंसेस जैसे फूड है या और कुछ भी हो, दे आर टेकन केयर ऑफ. दैट देन अलाउज देम कि चलो हम कुछ और खर्च करना शुरू करें. सो आई थिंक दैट इज द कोर आइडिया ऑफ दिस रिपोर्ट, कि हम ये हाईलाइट करना चाहते थे कि कंजम्पशन शायद ही थोड़ा स्लोअर ग्रोथ देखे इस पर्टिकुलर साल में, बट उनको बफर रहेगा. इट विल नॉट कंप्लीटली क्रैश, इट विल नॉट कंप्लीटली बी हिट बाय सम ऑफ दीज एक्सटर्नल फोर्सेस. वेरी इंटरेस्टिंग. इस रिपोर्ट में थोड़ा सा बताऊं कि दर्शकों को कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ, आप पढ़ भी सकते होंगे कि पैसे दिए जा रहे हैं डायरेक्टली, और 2019 तक केवल 4 स्टेट ऐसे थे जो ये ट्रांसफर दे रहे थे. आज 17 आउट ऑफ 28 स्टेट्स ये दे रहे हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली. तो कितनी तेजी से पिछले 7 सालों में ये बढ़ा है, ये देखिए आप. एंड ऑन एन एवरेज 1500 रुपये मिल रहा है हर व्यक्ति को जो इस तरीके के रिक्वायरमेंट है जिनको. और इससे 74% जो रूरल एरिया के एक्सपेंडिचर्स हैं वो मीट हो रहे हैं, और 51% अर्बन के. दीप्ति, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन एक जमाना था जब नीड बेस्ड हेल्प की जाती थी, अब अक्रॉस द बोर्ड हेल्प की जा रही है. मतलब कोई इसमें ये नहीं रखा गया कि किसको दी जाएगी, सबको दी जाएगी. ऑल विमेन्स आर गेटिंग मनी. ये एक नया ट्रेंड हमने देखा है. तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि क्या कैश ट्रांसफर मोस्ट इफेक्टिव तरीका है सपोर्ट करने का लो इनकम कैटेगरी वालों के लिए,
या कोई और तरीका हो सकता है जैसे पहले सब्सिडी होती थी? आई थिंक नीरज जी, इसमें एक ये चीज़ है, शायद मुझे पहले कह देनी चाहिए थी, दे आर नॉट, क्योंकि ये अनकंडीशनल है, नो डाउट। कंडीशनल ट्रांसफर्स ऐसे होते हैं कि आप कुछ गोल्स मीट करो और आपको वो मिल जाते हैं। अनकंडीशनल इन द सेंस कि इसमें कोई टारगेट्स या गोल्स नहीं दिए हैं, लेकिन बेनिफिशियरी ज़्यादातर ऑलमोस्ट हर स्टेट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। उनके दो तीन उस कैटेगराइजेशंस है जो इनको एलिजिबल बनाता है। नंबर वन, अगर उनका हाउस होल्ड इनकम जो है 2.5 से 3 लाख पर ईयर, अगर उससे कम हो तो ये लोग एलिजिबल होते हैं। नंबर टू इज कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं होनी चाहिए एनी ऑफ द हाउस होल्ड मेंबर। और नंबर थ्री, कुछ स्टेट्स ये भी मानते हैं कि अगर कोई और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, ओनली इन दैट कंडीशन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो देर आर सम ऑफ दीज फिल्टर्स जिससे इंश्योर होता है कि ये हर एक को नहीं मिलता, हर वुमन को नहीं मिलता, बट द मोस्ट नीडी, जैसे नीड बेस्ड आप कह रहे हैं, वो उनको डायरेक्ट टारगेट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें, आई थिंक अप्रोच, आप जैसे सब्सिडीज कह रहे हैं, शायद इन माई वे इफ यू लुक एट इट, सब्सिडीज को हटा के शायद ये वेलफेयर ट्रांसफर्स को थोड़ा फोकस किया हुआ है, क्योंकि दे आर मोर डायरेक्ट। क्योंकि आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, डीबीटी यूज कर रहे हैं, इट बेसिकली मीन्स कि वो बेनिफिशियरी को डायरेक्टली पहुंच रहा है। फिनेंशियलाइजेशन पे थोड़ा थ्रस्ट है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट्स में जा रहा है, तो वहां से या फिर आप विड्रॉ करें या आप थोड़ा सा उसमें सेव करें, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ऑल्सो आई थिंक इसमें ना दो तीन चीजें की हैं जो हमें देखनी चाहिए। एक तो ठीक है, हमने बात कर ली कि ये बहुत लार्ज है साइज में, इसीलिए इसका इम्पैक्ट शायद इज नॉट समथिंग दैट यू कैन इग्नोर। आप उसको देखना चाहिए, कि उसको मॉनिटर करना चाहिए कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल, इसका बेनिफिट देखा जाए। अगर कल ऑटो सेल्स हम देख रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, या बेटर हेल्थ आउटकम्स आ रहे हैं जो इमीडिएटली हम नहीं देख पाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर एजुकेशन आउटकम्स हम देख पा रहे हैं, वो सब क्यों हो रहा है, कुड बी दिस इज वन ऑफ द रीजन। इसमें एक जेंडर ओरिएंटेशन है जो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है। आप कई और चीजों में देख सकते हो, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ऑल्सो वेरी विमेन ओरिएंटेड। आप देखते हैं कि कुछ लेंडर्स भी विमेन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक कुछ एविडेंस बेस्ड स्टडीज, जो अर्ली एविडेंसेस या सर्वेज, हमने एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का रिपोर्ट देखा, एक डीप इनसाइट का रिपोर्ट देखा है, जिन्होंने ऑन ग्राउंड स्टेट्स में जाके लोगों को पूछा है कि अगर आपको मंथली ये पैसे मिल रहे हैं तो आप इनको कैसे, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो आई थिंक दोज फाइंडिंग्स, दोज अर्ली फाइंडिंग्स आर क्वाइट एनकरेजिंग। हमें, हमारी टीम को वो लगा कि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी नीड टू ब्रिंग इट टू लाइट। जैसे कि लोएस्ट इनकम ब्रैकेट्स में बेसिक चीजें, कि फूड सप्लाईज रेगुलर नहीं होते, न्यूट्रिशनल हेल्थ उनका कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अगर आप विमेन को ये देते हैं तो दे विल फर्स्ट स्पेंड ऑन फूड फॉर द फैमिली, बेटर हेल्थ, शायद एजुकेशन, स्कूलिंग वगैरह बेटर हो। हमने ये भी उन सर्वेज में देखा कि फार्म इन्वेस्टमेंट्स में वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, छोटे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में सपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक द इनिशियल एविडेंसेस दैट आर कमिंग आउट आर क्वाइट एनकरेजिंग। अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो इट इज समथिंग दैट इज probably working better than some of the subsidies at the state level. So इस हिसाब से आई थिंक एक बहुत नेचुरल चीज है कि अगर, जैसे आपने कहा फ्रीबीज है, तो फ्रीबीज को काफी नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, बट अगर आप देखें तो पर पर्सन ये इतनी भी बड़ी फ्रीबी नहीं है, बट इट इज ऑल्सो टारगेटेड टू सर्टेन कंजम्पशन क्लासेस, और इट इज टारगेटेड टू विमेन, जहां हमें लगता है कि खर्च थोड़ा जी, बेटर एरियाज में किया जाता है। देखिए 1,30,00,000 विमेन को डायरेक्टली 1,500 रुपए मिल रहे हैं और इसमें लगभग 1,25,00,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। तो पैसा तो खैर बहुत खर्च हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, और वो कन्वर्ट हो रहा है कंजम्पशन में, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, खासतौर पे स्टेट गवर्नमेंट, इतने लार्ज स्केल पे अफोर्ड करेंगे? इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि हम लोग देख रहे हैं दीप्ति कि हर बार, हर साल, मतलब कोइंसिडेंस है कि हर साल इलेक्शन भी होते रहते हैं, और इलेक्शन के समय ये कैश ट्रांसफर बढ़ जाता है, और हर स्टेट गवर्नमेंट बढ़ बढ़ के पैसे दे रही है। तो क्या स्टेट फाइनेंसेस अलाउ करते हैं कि आप इसको इतने लार्ज स्केल पे कंटिन्यू कर पाएंगे? हाँ,
नहीं, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंसिडरेशन। और आप सच कहें तो जब हम ये देख रहे थे और काफ़ी हम एनकरेज थे सर्वे रिजल्ट्स वगैरह देख के अबाउट इट्स यूज, हमारा ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग ऑन टॉप ऑफ आवर माइंड वाज कि फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है। नंबर वन, उनके फिजिकल पोजिशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं क्या इस वजह से। नंबर थ्री, कि इट विल ऑल्सो डिसाइड कि ये आगे जाके कितना कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये काफ़ी चीज़ें हमारे भी माइंड में थी, और इसीलिए हमने रिपोर्ट में भी ये एंगल डाला हुआ है, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंगल। इसको ट्रैक किए बिना हम अनकंडीशनल ट्रांसफर्स की बात कर ही नहीं सकते। तो नंबर वन ये चीज़ है कि अनकंडीशनल ट्रांसफर्स स्टेट्स के कमिटेड एक्सपेंडिचर्स में ऐड हो जाएगा एटलीस्ट कुछ सालों के लिए, 3-4 सालों के लिए, जब तक दे, या 5 सालों के लिए जब तक दे वांट टू डू इट। सो ये नंबर वन रीजन है कि देयर विल बी सम स्ट्रेन। अब अगर हम देखने जाएं अबाउट ये 17 में से 12 स्टेट्स जो ऐसी हैं जिनके डेट रेशियोज आर फेयरली रीजनेबल, या वो नेशनल एवरेज के सेम लेवल पे हैं या उससे थोड़े कम हैं। 4 स्टेट्स हैं जिनके डेट लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं। बट इंटरेस्टिंगली यू नो अबाउट, अगर आप स्टेट्स देखें जो मीडियन से या एवरेज से ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं कैश ट्रांसफर्स में, उनमें से मोस्ट स्टेट्स आर रिलेटिवली लेस बर्डन। सो आई थिंक एट द मोमेंट जो है फिजिकल बर्डन अभी के लिए इतना ज़्यादा प्रिकेरियस नहीं है। what was also encouraging is that अगर आप यू नो द स्टडी ऑफ स्टेट फाइनेंसेस आरबीआई की अगर देखें, तो उन्होंने फॉर द फ्यू इयर्स दैट स्टेट ये कंडीशनल ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उन्होंने ये भी देखा कि कुछ कैपेक्स कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्या। एंड एनकरेजिंगली स्टेट लेवल पे कैपेक्स कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हुआ है। बट इट ऑल्सो मीन्स दैट हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं बट रेवेन्यूज मे नॉट बी इंक्रीजिंग एट दैट सेम रेट। तो इसका मतलब ये होता है कि आगे जाके थोड़ा सा इस पे कैप आ जाएगा, एंड देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे स्टेट्स को सोचना पड़ेगा वेदर वी हैव टू कंटिन्यू गिविंग दिस कैश ट्रांसफर्स, कि हमें कैपेक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपेक्स अगर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगे जिससे लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट वगैरह को बूस्ट मिलेगा। तो ये जो डायलेमा है या दुविधा है, आई थिंक वहां पे स्टेट्स आएंगे सून। अभी वो सिचुएशन शायद नहीं है विच इज अलाउिंग देम कि कैश ट्रांसफर्स हम शायद अनाउंस कर दें। बट दीप्ति एक चीज बताइए मुझे, कई स्टेट में 2 to 3% जीएसडीपी के बराबर ये पहुंच चुका है, और हमने कई स्टेट्स का नाम भी सुना है जैसे हिमाचल, कर्नाटक और कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये ओपन डिस्कशन अब हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है और वो बहुत सारे अपने कैपेक्स प्लान कर नहीं सकते हैं। कई सारे वहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों ने भी ये बात बोली है। तो अलार्मिंग सिचुएशन तो आ चुकी है, बट मेरा क्वेश्चन वही था कि आप लोग इसकी स्टडी जरूर करते होंगे कि वो एक कंपल्शन सा बन गया है कि ऑफरिंग को आप रोक नहीं सकते, नाउ इट इज एंटाइटलमेंट। जैसे अब वो जी राम जी करके जो नई स्कीम आई मनरेगा की, इफ यू रिमेंबर कि गवर्नमेंट पहले उसको नहीं लाना चाहती थी, लेकिन बाद में वो उस स्कीम को और बेटर करके लेके आए, अब गारंटी देने की उससे ज्यादा हम बढ़ा के देंगे। इन जनरल हमने देखा है इंडियन इकोनॉमी में जो स्कीम एक बार शुरू हो जाती है फ्रीबी वाली, वो किसी भी हालत में कम नहीं की जा सकती, ना उसको बंद कर सकते हैं आप, उससे बेटर कर सकते हैं उसको। तो ये जो ट्रेंड है आप लोग इसको कैसे जज करते हैं? वेल अभी आई थिंक सी इस तरीके के अनकंडीशनल ट्रांसफर्स और इतने स्टेट्स में एक एक साथ पहले कभी हुए नहीं है। तो आई थिंक वी इनको देखना जरूरी है। बट द लास्ट दैट आई कैन रिकॉल इज जब भी अर्स्टवाइल नरेगा स्कीम आई थी 2009-2010 में, तभी तभी उसे भी ऐसे ही माना जा रहा था कि अभी हम इनको इतने पैसे दे रहे हैं, देयर इज नॉट इक्विवेलेंट एट दैट टाइम, इक्विवेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन शायद नहीं हो रहा था। तो विल इट डज इट मीन कि हमें कंटिन्यूसली वो देते रहना पड़ेगा और इन्फ्लेशन से बढ़ाते रहना पड़ेगा? आई थिंक ग्रेजुअली जो है वो नैरेटिव चेंज हो गया। नरेगा फ्रॉम तभी जो उसको एंटाइटलमेंट माना था, इट सोशल नेट इन अ वे। तो हम अभी भी देखते हैं कि जिन सालों में देयर इज सम बिट ऑफ अ रूरल प्रेशर, उन सालों में यू विल सी नरेगा स्पेंड्स गोइंग अप, या अदरवाइज इट डजंट गो अप दैट मच। पैरेलली गवर्नमेंट ने जो सड़कें बनानी शुरू कर दी, you are getting infrastructure at the same time it is creating jobs. So I think possibility है कि at some time, at some point in time, you are able to infuse some other policies which allow you to move away from cash transfers. But हाँ, आपने जो सवाल खड़े किए हैं, these are at the top of
everyone's minds. ओके, अब एक चीज मुझे और समझाइए आप कि ये जो पैसे जा रहे हैं लोगों के हाथ में, उससे उनको हेल्प हो रही है, उनके काफी खर्चे मीट हो रहे हैं, और एक तरीके से सेफ्टी नेट है और जरूरी भी है, क्योंकि वो उस क्लास के लिए इस तरह की हेल्प चाहिए, क्योंकि हम उतने जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये कैश ट्रांसफर रियल कंजम्पशन को कन्वर्ट कर रहा है? इसका रियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि ग्रोथ में वो कन्वर्ट होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि अगर 2019 में केवल 4 स्टेट में ये था और आज वो 17 स्टेट में है, तो फिर हमें 2025 में आकर के जीएसटी कट नहीं करना पड़ता कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए। इसका मतलब रियली कंजम्पशन पता नहीं कैसे ड्राइव हो रहा है कि वो ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं हो रहा, नंबर वन। नंबर दो, अगर हम इसके थ्रू इन्फ्लेशन को अप करते हैं, जो कि एक कोट अनकोट सुपरफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, जिससे आरबीआई को भी दिक्कत हो रही है, तो फिर इसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे क्वांटिफाई करें कि ये कैश ट्रांसफर या बेनिफिट ट्रांसफर से इकोनॉमी को ग्रोथ हो रही है, या सिर्फ ये एक जिसको क्या कहें कि बेयर मिनिमम लिविंग के लिए आप ये कुछ कर रहे हैं? हाँ, आई थिंक मैं आपके थर्ड पॉइंट से ज़्यादा सहमत हूँ. इट इज़ टू एलिवेट, जैसे कहते हैं हम, एक्सट्रीम पॉवर्टी हो या सपोर्ट, जहाँ पे हाउस होल्ड इनकम शॉक्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं इन्फ्लेशन के वजह से, या कल अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इट इम्पैक्ट्स एवरीबडी, इट इम्पैक्ट्स लोएस्ट इनकम क्लासेस मोर. तो ये शॉक से थोड़ा बचाने के लिए आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑनेस्टली कहूँ तो इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट इट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बढ़िया चल रहा है और कैश ट्रांसफर्स मिल रहे हैं, या एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड कैश ट्रांसफर्स मिल रहे हैं, विच मीन्स दैट हम इसका इम्पैक्ट जो है सिंगल आउट करना बहुत मुश्किल होने वाला है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिनको बहुत सारी सपोर्ट मेजर्स मिल रहे हैं. अगर हमारा फूड इज गेटिंग पेड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल फ्री फूड प्रोग्राम के अंडर, अगर हमें अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ये बाकी के बेनिफिट्स भी काफी सब्सटेंशियल हैं. तो इसीलिए इसको एक तरीके का बफर माना जा सकता है. कल अगर हिट आ जाता है तो इट विल नॉट bring down consumption growth materially. At least some sectors that operate or thrive on demand from some of these, जैसे कि FMCG के कुछ कैटेगरीज हो या ऑटो के कुछ कैटेगरीज हो, वहां पे इतना ज्यादा हिट शायद ना आए. ओके, अच्छा अब ये मुझे समझाइए कि क्या इंडिया की इकोनॉमी अब एक फ्रीबी इकोनॉमी बनती जा रही है रादर देन वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट सिंपल ये होता था कि जिनको जरूरत है उनकी हेल्प की जाए और उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर एक टारगेटेड हेल्प और विद इन टाइम फ्रेम उनको इम्प्रूव करके उससे बाहर. ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, इसलिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है. लेकिन वो स्कीम्स अब फ्रीबी कल्चर कह लीजिए या फ्रीबी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई है. ये इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, कोई इकोनॉमिस्ट इससे इंकार नहीं कर सकता कि अब हमने, जैसे वो 5 किलो राशन है वो कोविड टाइम में दिया गया था, स्टिल कंटिन्यू. क्यों नहीं खत्म हो रहा वो? क्योंकि हमने बताया ना, ये एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स हो गई. अब हमको वो चाहिए, उसको खत्म करने का रिस्क कोई गवर्नमेंट ले नहीं सकती. तो क्या धीरे धीरे हम फ्रीबी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहे हैं वेलफेयर स्टेट की तुलना में? हाँ, आई थिंक इस कैटेगरी में आई थिंक 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पूरी तरह से फ्रीबी कल्चर भी नहीं है, आई वुड से. इट इज डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा, इसमें टाइम फ्रेम नहीं है एट द मोमेंट, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द अनकंडीशनल ट्रांसफर्स. फ्री फूड प्रोग्राम का एक टाइम फ्रेम दिया गया है एट द मोमेंट, इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग इट. सो शायद ये अनकंडीशनल ट्रांसफर्स का एक टाइम फ्रेम पर से नहीं है, बट आई वुड नॉट से इट इज नॉट टारगेटेड. इट रिमेन्स टारगेटेड टू द नीडी, जैसे कि हमने पहले कहा. दोज पीपल जहाँ पे इनकम शॉक्स बहुत मैटर करते हैं कंजम्पशन के लिए, डेली का खाना, डेली के फूड सप्लाईज शायद मैटर करते हों, न्यूट्रिशनल नीड्स मैटर करते हों, आई थिंक उनके लिए, इन माई व्यू, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है देखना कि ये, आई थिंक मैं वही पॉइंट वापस से कह रही हूँ कि ये विमेन को दिया जा रहा है. विमेन, क्योंकि आप अगर देखने जाए, ऑल्दो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. इसमें 2 चीज़ें हैं. दे आर स्टिल लोअर देन मेल पार्टिसिपेशन रेट्स, दे आर स्टिल लोअर देन अलग कंट्रीज में जो हम फीमेल पार्टिसिपेशन रेट्स देखते हैं.
सेकेंड इज यू आर सीइंग कि काफ़ी विमेन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, ज़्यादातर की वो टाइप के जॉब्स ज़्यादा ले रहे हैं जहाँ पे शायद स्टेबिलिटी ऑफ इनकम्स इतने ना हो, इनकम ग्रोथ शायद उतना ना हो। तो ये जो इनको टारगेट इन अ वे किया जा रहा है टू रिसीव सम ऑफ दिस, इन माई व्यू दैट पार्ट इज हेल्दी। आई थिंक वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जो पीएलएफएस का रिपोर्ट रिलीज हुआ था पीरियोडिक लेबर फोर्स का, जो जैन टू दिसंबर तक का उन्होंने नंबर्स देखे थे कि विमेन कितना पार्टिसिपेट कर रही है और क्यों नहीं कर रही हैं, तो उनमें से एक मेट्रिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो कह रहा था कि 44% ऑफ द विमेन सेड कि क्योंकि हमें चाइल्ड केयर या पर्सनल कमिटमेंट्स या घर के डोमेस्टिक कामों से टाइम नहीं मिलता, इस वजह से हम आके काम नहीं कर पा रहे हैं। सो अनपेड वर्क इतना ज्यादा है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, शायद लिमिटेड एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, इस वजह से विमेन इतना आगे आके एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। तो इफ वी हैव आइडेंटिफाइड वन कैटेगरी जहाँ पे अगर उन्हें हम कैश ट्रांसफर दे तो उनका थोड़े एम्पावरमेंट हो जाए, डिसीजन मेकिंग फैमिली का बेटर हो जाए, तो दैट इज बीइंग टारगेटेड एंड आई थिंक दैट इज अ हेल्दी पार्ट ऑफ दिस। ऑफ कोर्स द वरीसम पार्ट इज क्योंकि उसको टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि वो एक फिजिकल बर्डन हो सकता है आगे जाते हुए, क्योंकि रिस्क है कैपेक्स कॉम्प्रोमाइज का। सो ये सभी के टॉप ऑफ द माइंड्स में है, ना कि हमारे और आपके पॉलिसी मेकर्स के भी, और शायद खुद जो स्टेट्स इनको दे रहे हैं दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू लुक एट इट कि आगे जाके इसको कैसे किया जाए। अच्छा, जिस सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है, क्या उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी में कोई इंप्रूवमेंट आया है? लेबर प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली आई थिंक हमारे पास स्टेटिस्टिक्स उतने अवेलेबल नहीं है, और जैसे कि हम कह रहे हैं इसी 2019 के बाद यू सी अ सडन जंप 2025 में, जब ज़्यादा करके स्टेट्स ने उसको अनाउंस किया है। तो इन अ वे 2027 कैलेंडर ईयर हो या सॉरी 2026 कैलेंडर हो या 2027 का फिजिकल ईयर हो, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा एज टू हाउ मच ऑफ इट इज गोइंग। लाइक आई सेड, जैसे कि जब भी ऐसे टाइप के रिलीफ मेजर्स मिलते हैं, एवरी हाउस होल्ड इज इंडेटेड, शायद लोअर हाउस होल्ड ज्यादा इंडेटेड होते हैं, काफी ज्यादा। सो काफी कुछ दे विल यूज इट टू रिपे सम ऑफ दीज लोन्स, शायद इनफॉर्मल सोर्सेज से अगर लोन्स लिए हुए हैं तो उन्हें रिपे करने के लिए यूज करेंगे। तो ईयर 1 मे नॉट बी द बेस्ट ईयर टू सी द इम्पैक्ट, ईयर 2 ईयर 3 से उसका इम्पैक्ट ज्यादा नजर आएगा, और शायद लाइक आई सेड अर्लियर ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट शायद ना नजर आए कुछ सेक्टर्स में, कुछ सब सेगमेंट्स में। आई थिंक सर्वे रिजल्ट्स, कुछ लोग बहुत ही अच्छा ऑन ग्राउंड सर्वे करते हैं टू गेट दी अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस स्टेट्स की व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट। ये सारी चीजें मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू फाइनली कंक्लूड कि दिस वाज अ गुड आइडिया और नॉट। ओके, चलिए फाइनली एक फाइनल क्वेश्चन मेरा, कि हमें ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी को अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गवर्नमेंट पुश करना चाहती है, इसीलिए मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस, ईवी पे और सब पे फोकस हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी इकोनॉमी अब तक चली आ रही कंजम्पशन ड्रिवन, वो भी पुश हो रही है इसी सब के थ्रू। ये जो हम कैश ट्रांसफर और ये सब कर रहे हैं, जीएसटी कट कर रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ चल रही। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी पॉलिसी कॉन्स्ट्रक्ट है उसमें एक डिलेमा है कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या बनाना चाहते हैं? अगर हम अपनी इकोनॉमी को प्रोडक्शन लिंक्ड बनाना चाहते हैं, चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग लिंक इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें डेट लेड इकोनॉमी से बाहर निकलना पड़ेगा। कि कंजम्पशन लोन आप देखिए 65 लाख करोड़ का पर्सनल लोन, मोबाइल खरीदने के लिए, इवन जीन्स खरीदने के लिए लोग लोन ले रहे हैं। तो जब वो लोन आप 65 लाख करोड़ का दे रहे हैं, कंजम्पशन ड्राइव कर रहे हैं, बूस्ट करा रहे हैं, लोन दे दे करके, फ्री भी दे के, कैश दे करके, और फिर आप चाहते हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी बनानी, तो कैसे बनेगी? तो डिलेमा दिख रहा मुझे। आई थिंक डिलेमा की बात नहीं है। वन इज दैट यू मेक इन इंडिया फॉर इंडिया ऑल्सो एंड फॉर द वर्ल्ड। फॉर द वर्ल्ड हम इस वजह से करना चाहेंगे क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, हमारा स्केल अच्छा हो, क्योंकि हमें बेटर इनकम्स मिले इन फॉरेन करेंसी। लेकिन इंडिया मार्केट साइज भी तो बहुत बड़ा है, तो आई थिंक इफ यू पुश द मार्केट साइज इन इट एंड मेक इट अ कैप्टिव कंजम्पशन फॉर गुड प्रोडक्ट्स, फॉर गुड वैल्यू प्रोडक्ट्स, सो आई डोंट, इन माई व्यू आई डोंट थिंक वो डिलेमा है। वो दोनों चीजें इन माय व्यू साथ में ही चल रहे हैं। बट या, व्हेन यू टॉक अबाउट सेविंग्स, अगर इंडिया को ग्रो करना है, वी विल हैव टू, इन एडिशन टू डोमेस्टिक सेविंग्स, हमें फॉरेन सेविंग्स की भी जरूरत पड़ेगी।
करेक्ट, डोमेस्टिक सेविंग इस समय करीब 29% के आसपास होगी, जो कि 32 से गिर के लोएस्ट पे आ गई है। एनीवे, थैंक यू सो मच दीप्ति, काफी इंटरेस्टिंग चर्चा थी। और ये अगर टाइम फ्रेम के अंदर हो तो शायद ज्यादा बेनिफिट के लिए, अनकंडीशनल, अनलिमिटेड और हमेशा के लिए चलेगी, ये शायद एक प्रॉब्लम बन सकती है। आगे आपको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन जरूर। करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिपोर्ट। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को काफी समझ में आएगा कि इस समय फ्रीबी की इतनी बातचीत हो रही है तो उसके पीछे का मकसद क्या है, सरकार ये क्यों कर रही है। तो हमें लगता है थैंक इससे यू काफी। नीरज। थैंक यू सो मच दीप्ति, हम लोग फिर अगले शो में मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जरूर, माय प्लेजर।